नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 8 है, औसत एवरेज चैप्टर। और इसमें हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आपने शायद देखा होगा। अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम 26 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, 26 नंबर दिया है, 25 सैनिकों की एक टुकड़ी का औसत भार 60 किलोग्राम 400 ग्राम है। एक सैनिक के चले जाने से यह औसत भार 60 किलोग्राम हो जाता है। छोड़ने वाले सैनिक का भार क्या था? तो हम पहले लिख लेते हैं 25 सैनिकों की औसत भार कितनी है। 25 सैनिकों की औसत भार 60 किलोग्राम 400 ग्राम है, ठीक है। 60 किलोग्राम 400 ग्राम। टोटल को हम ग्राम में अगर चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा टोटल ग्राम में? टोटल ये ग्राम में हो जाएगा 60,400 ग्राम। और गुना कर देंगे 25, चूँकि इसका औसत न दिया है, ये तो औसत है, तो टोटल औसत 60,400 ग्राम हुआ। 60 किलोग्राम 400 ग्राम में 60,400 ग्राम, ये टोटल का औसत हुआ। और औसत में इसको कुल संख्या से गुना कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा। तो 25 से गुना कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा। किस में? ग्राम में निकल गया। ये टोटल का टोटल ग्राम में निकल कर आया है, ठीक है। रहने देते हैं वहीं पे। अच्छा, कह रहा है कि एक सैनिक के चले जाने से यह औसत भार 60 किलोग्राम होता है। एक सैनिक जब चले जाएगा तो पहले से 25 था, एक चला जाएगा तो 24 सैनिक बचेगा। 24 सैनिक का औसत भार कह रहा है कि 60 किलोग्राम है। तो टोटल का अगर देखा जाए तो कितना ग्राम हो जाएगा? 60 किलोग्राम में 60,000 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल गुना कर देंगे हम, तो 24 में गुना कर देते हैं 60 से तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा, इसको ग्राम है ना, इसको 1000 से हम भाग कर दें, 1000 से अगर भाग कर दें तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। और ये किलोग्राम आ ही रहा है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14, 1440 किलोग्राम ये टोटल योग हो गया। और इसको देखें, ये टोटल ग्राम में था, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 से भाग कर दिए तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। 5 से घटा देंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 से घटा देंगे ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 से 2 गुना कर देंगे तो 3 से 2, यानी 5 दूना 10 ये हो जाएगा, और 3 पचे 15, 1510 किलोग्राम ये हो जाएगा। पहले का कुल योग 1510 किलोग्राम और दूसरे का 1440 किलोग्राम। अब कह रहा है तो छोड़ने वाले सैनिक का भार क्या होगा? तो लिख सकते हैं छोड़ने वाले सैनिक का भार बराबर, छोड़ने वाले सैनिक का भार क्या कितना हो जाएगा? सैनिक का भार हो जाएगा 1510 में से घटा दीजिए 1440, तो 0 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो 7 4 11, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी 70 kg हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70 kg। लाइट ज़्यादा हो गया क्या? दिख रहा है, अब हाथ कल्ला दिख रहा है मेरा। अच्छा, अक्षर साफ दिखना चाहिए, हाथ से क्या मतलब है। एक सेकेंड, थोड़ा इधर और कर लेते हैं हम, तब शायद दिखे अच्छा। अब कुछ शायद दिख रहा है भैया। कुछ तो ठीक हुआ होगा। चलिए, ये हमारा 70 kg हो गया। 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए, गड़बड़ हो रही है भाई। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। सत्ताईस नंबर दिया है, किसी छात्रावास में 60 छात्र थे
10 छात्रों के चले जाने से औसत व्यय 25 रुपया बढ़ गया, किंतु मासिक व्यय 600 रुपये कम हो गया। पहले छात्रों पर एक माह में कितना व्यय होता था? पहले छात्रों पर एक माह में कितना व्यय होता था? तो मान लेते हैं कि औसत व्यय उसका 1 है। माना औसत व्यय उसका जो है, औसत व्यय मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। 60 लड़कों का औसत व्यय मान लेते हैं कि 100 रुपया है। तो अगर हम 60 लड़कों का 60 का कुल व्यय देखा जाए तो कितना हो जाएगा? कुल व्यय औसत गुने संख्या बराबर कुल व्यय निकल जाएगा, तो 60x कर सकते हैं, 60x रुपया, ठीक है। अब कंडीशन पढ़िएगा कि 10 छात्रों के चले जाने से औसत व्यय जो है ना, औसत व्यय यानी ये वाला औसत व्यय 25 रुपया बढ़ गया, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। किंतु मासिक व्यय जो है ना उस 600 रुपया कम हो गया। मासिक व्यय, तो मासिक व्यय कह रहा है तो ये औसत तो कह नहीं रहा है, तो कुल व्यय में ही मासिक व्यय कह रहा है। तो कुल व्यय हमारा कितना है? 60x है। ये कुल व्यय है, औसत नहीं है। कुल व्यय में कह रहा है कि 600 रुपया कम हो जा रहा है, तो कुल व्यय हमारा इतना है, 60 लड़कों का कुल व्यय इतना है। इसमें से कह रहा है कि 600 रुपया कम हो जा रहा है। कब कम हो रहा है? जब 10 छात्र चले जाते हैं। तो पहले से छात्र कितने थे? पहले से छात्र 60 थे और 10 छात्र चले जाते हैं। तो ये देखिए कुल संख्याओं का योग हुआ और बटा कुल संख्या बराबर ये औसत हो गया। अब औसत की बात करेंगे तो ये भी औसत है और ये भी औसत इधर लिखेंगे। तो औसत में होता क्या है? तो पहले कंडीशन कर रहा है कि 10 छात्र चले जाने से औसत व्यय जो है ना 25 रुपया बढ़ गया। तो औसत व्यय पहले से हमने मान रखा है कि 100 रुपया था, लेकिन जैसे ही 10 लड़के चले गए तब हमारा औसत व्यय क्या हो जाता है? 25 रुपया बढ़ जाता है। तो औसत में 25 जोड़ देंगे और यहाँ से 10 लड़के चले जाते हैं तो यहाँ 10 घटा देंगे, और पहले से जो 60x कुल व्यय था उसमें से 600 रुपया कम हो जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। तो इस कंडीशन में हम ऐसे कर देंगे, ये कुल संख्याओं का योग है और ये कुल संख्या है, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या बराबर औसत होता है, और इधर भी औसत है, तो औसत बराबर औसत कंडीशन संतुष्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से हम केवल इसका समीकरण का मान निकाल देंगे, x का मान निकल जाएगा, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, चलिए लिख सकते हैं 60x माइनस 600 बराबर, इसको गुना कर देंगे तो 60x हो जाएगा और माइनस 25 60x हो जाएगा। और हम क्या कर अरे सॉरी एक काम करते हैं, इसको घटा देते हैं, काहे के लिए इतना तंग करेंगे, इसको हम घटा देते हैं, 50 हो जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए इसको घटा देते हैं तो 60x माइनस 600 ऊपर रह जाएगा और नीचे हो जाएगा 50 बराबर x प्लस 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60x माइनस 600 और इधर गुना कर जाएगा तो ये 50x हो जाएगा और प्लस 25 125 यानी 1250 रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं तो 60x माइनस 50x कर देंगे इधर बराबर 1250, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 600, यहाँ पे लाते हैं तो इधर हो जाएगा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 50 घटेगा 10x, इसको जोड़ देंगे तो 12 6 1850 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1850 बटा 10, एक से कट गया, इसलिए x का मान जो निकला 185 रुपया निकला। x हमने क्या माना था? माना औसत व्यय जो था 100 रुपया था, तो औसत हमें नहीं निकालना है, हमें कुल व्यय निकाल देना है। कह रहा है क्वेश्चन में 27 नंबर कह देता, पहले छात्रों पर एक माह में कितना व्यय होता था। ये नहीं कह रहा है कि एक माह में कितना औसत व्यय होता था, कितना व्यय होता था एक माह में। तो हम क्या करेंगे कि 185 रुपया तो हमारा x का मान हुआ कि औसत निकला। अब कुल कैसे निकलेगा? तो कुल हमने माना है कुल व्यय 60x, तो 60x हम कर देंगे, मतलब 60 गुना 185 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जीरो पहले रख लेते हैं, 6 से इसमें गुना करते हैं, 6 5 30 का जीरो हासिल, 3 8 8 6 108 और 3 111 यानी 11,100 रुपया आपका टोटल क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 28 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 28 नंबर देखिए,
28 नंबर देखिए, 28 नंबर दिया है आपका, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि सोमवार व शुक्रवार के तापक्रम में 21:25 का अनुपात हो तो इन दोनों का दिन का ताप ज्ञात करें। यदि तो कह रहा है कि इन दोनों दिन का ताप, मतलब शुक्रवार और सोमवार का तापमान निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो औसत दिया है, माना कि सोमवार का तापमान आपका जानते हैं कितना है, जो औसत उसका अनुपात दिया है, सोमवार का अनुपात दिया है 21, तो हम मान लेते हैं 21x डिग्री फ़ारेनहाइट है सोमवार का तापमान। और शुक्रवार का तापमान मान लेते हैं क्या, शुक्रवार का तापमान 25x डिग्री फ़ारेनहाइट मान लेते हैं। ठीक है, अब पहला ऊपर जो दिया है उसको लेकर चलते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। ऊपर कह रहा है कि सोमवार, ठीक है, ऊपर सोमवार प्लस कर देते हैं मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार प्लस गुरुवार, 4 दिन का औसत तापमान दिया है। ठीक है, 4 दिन का औसत तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 4 दिन का दिया है तो 4 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 240 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 दिनों का होगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं औसत में संख्या से गुना करते हैं तो हमारा कुल संख्याओं का योग निकल जाता है, तो कुल तापमानों का योग निकल गया 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और आपका दिया है शुक्रवार, यही ना, इसका तापमान दिया है आपका 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी 4 दिन का दिया है तो 4 से गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो 4 3 12 6 चौका 24 1 25, 252 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको चूँकि बराबर जिसमें रहता है वो तो इक्वेशन होता है, या इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके बीच समता का चिन्ह लगा रहता है उसे ही इक्वेशन, समीकरण कहते हैं। तो समीकरण इसको हम मान लेते हैं 1, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 और 2 का अंतर करने पर, मतलब 1 में से 2 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा। इसमें से देखिए मंगलवार जो है, मंगलवार कट जाएगा, मंगलवार कट जाएगा, बुध कट जाएगा, बुध कट जाएगा, गुरु कट जाएगा, गुरु कट जाएगा, बच जाएगा क्या, सोमवार माइनस शुक्रवार। ठीक है, घटाइएगा तो ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सोमवार माइनस शुक्रवार। जब घटाएंगे तो ऐसे ही स्थिति बनेगी, सोमवार माइनस शुक्रवार बराबर आएगा आपका जानते हैं 240 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 252 डिग्री फ़ारेनहाइट घटा लेंगे। इधर भी घटेगा, चूँकि सब बराबर के इस पक्ष में घटेगा तो बराबर के उस पक्ष में भी घटेगा। तो यहाँ से हमारा सोमवार माइनस शुक्रवार आ गया। तो सोमवार का हमारा तापमान कितना माने हैं, 21 डिग्री, 21 एक्स माने हैं। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट रहने देते हैं, 21 एक्स माने हैं। शुक्रवार का तापमान 25 एक्स माने हैं। और इधर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, इधर से इधर घटेगा तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 5 में से 4 गया 1 होगा, और ये तो ख़त्म 12 डिग्री, मतलब -12 डिग्री होगा, चूँकि इसमें से ये घटा है -12 डिग्री हो गया। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, -4 एक्स हो जाएगा बराबर -12 डिग्री। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से ख़त्म, तो 12/4 कर देंगे, 4 3 12, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट x का मान हो गया। तब कह रहा है हमारा, तब हमें इन दोनों दिनों का मान निकाल देना है, सोमवार और शुक्रवार। तो सोमवार का हम मान कैसे निकालेंगे, 21 एक्स है, 21 गुना एक्स का मान हमारा निकल गया 3, तो 3 कर देंगे तो 21 3 63 डिग्री फ़ारेनहाइट सोमवार का हो जाएगा। अच्छा, अब शुक्रवार का निकालना है तो 25 गुना 3 कर देंगे एक्स का मान, तो 3 25 3 75 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 28 हो गया, 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। उनतीस नंबर देखिए,
29 नंबर तो बिल्कुल एकदम ट्रिकली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी इस तरह का 29 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पढ़ देता है। 15 लड़कों के एक समूह में से एक 12 किलोग्राम वाले लड़के को निकालकर उसके स्थान पर एक नया लड़का को रख लिया, जिसे औसत भार 1.2 किलोग्राम बढ़ गया। नया लड़का का भार ज्ञात करना है। इसको ट्रिकली बनाइए, खूब मस्त है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना किलोग्राम भार वाले लड़के के स्थान पर दूसरे लड़के को रखा गया है, उसका पहले हम भार लिख लेते हैं। तो वो कौन सा, पहले कितने किलोग्राम का लड़का था? 12 किलोग्राम का था। इसी के स्थान पर दूसरे लड़के को रखना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं और पहले देख लेते हैं कि लड़के कितने हैं। लड़के 15 हैं और जो औसत में वृद्धि या कमी हुई है उसको हम क्या कर देते हैं, इससे गुना कर देते हैं, टोटल लड़कों से गुना कर देते हैं। आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा करेक्ट। और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है इसी फार्मूला से बनाइएगा आप। पहले हम रख देंगे जिस लड़के को, पहले से जिस लड़के का भार जितना था उसको रख देते हैं, और उसके बाद टोटल लड़कों की संख्या से जो औसत में वृद्धि या कमी हुई है उसको लिख देते हैं, और ये 12 कर देंगे अब प्लस 15 में 12 से गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 15 कम 15 3 18, यानी 18 हो जाएगा। तो 12 18 30 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा सॉरी दोस्तों, गला फंस जा रहा है। 30 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। जो नया लड़का आया वो कितने किलोग्राम का है? 30 किलोग्राम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर देखिए, करा एक छात्रावास में 100 छात्र थे। एक छात्रावास में 100 छात्र थे। 20 छात्र के बढ़ जाने से औसत व्यय 10 रुपये घट गया, किंतु मासिक व्यय 5000 रुपये बढ़ गया। पहले छात्रों पर कितना व्यय होता था? चलिए तो मान लेते हैं जो पहले छात्रों पर जो था, पहले छात्रों पर 100 रुपया औसत व्यय होता था। 100 रुपया औसत व्यय होता था, औसत व्यय होता था। ठीक है, और छात्र कितने थे टोटल? 100 100 छात्र थे, तो 100 छात्रों पर कुल व्यय कितना हो जाएगा? 100 100 हो जाएगा। 100 छात्रों पर कुल व्यय लिख लीजिएगा, 100 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन हम समझते हैं। कुल व्यय हमारा 100 100 रुपया है, और कुल व्यय में क्या हो रहा है कि 500 रुपया बढ़ जा रहा है। मासिक जो व्यय हो 5000 रुपया, सॉरी 500 नहीं है, 5000 रुपया बढ़ जा रहा है। तो कुल व्यय हमारा क्या है? 100 100 रुपया। इस पर कितना रुपये बढ़ रहा है? 5000 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, और बटा हम क्या, कब बढ़ रहा है ये कंडीशन कब हो रहा है? जब 20 छात्र बढ़ जा रहे हैं। तो पहले से 100 छात्र थे पहले से 100 छात्र थे, और ये कंडीशन कब हो रहा है? जब 20 छात्र और बढ़ जा रहा है। तो ये भी तो औसत है, कुल संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या, तब हमारा ये औसत हो जाता है। तो औसत का मान इधर दे रहा है कि 10 रुपया औसत व्यय घट गया। तो पहले से औसत व्यय हमने 100 रुपया माना था, जिसमें से 10 रुपया औसत घट जा रहा है। तो ये कंडीशन इस तरह से हम बनाएंगे हमेशा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी है तो इस तरह से इक्वेशन आप बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100x प्लस 5000 कर देंगे, अब बटा क्या हो जाएगा? 120। अब बटा कर देंगे, बराबर करेंगे x माइनस 10। ये करेंगे तो 100x और प्लस 5000 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे तो 120x और माइनस 1200 हो जाएगा। अच्छा, इसको करेंगे तो 100x और माइनस कर देंगे 120x और बराबर माइनस 1200, और ये हो जाएगा माइनस 5000। ठीक है, यहाँ लाते हैं, ये घटेगा तो माइनस 20x हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा तो 6200 हो जाएगा। 6200 आपका ये हो जाएगा, माइनस में होगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6200 और बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, ये 310। तो x का मान कितना हो जाएगा? 310 रुपया। तो ये तो औसत व्यय था ना, हमें निकालना है कुल व्यय। तो कुल व्यय हम कितना था, लड़का कितना था? 100। तो कुल व्यय हमने 100x किया था, तो 100x हो जाएगा।
यानी 100 गुना x का मान कितना है 310 है, तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा 310 पर 2 0, मतलब 31,000 रुपया उसका कुल व्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 31 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 31 देखिए 31 नंबर दिया है आपका, ए और बी का औसत धन 320 रुपया है, बी और सी का औसत धन 280 रुपया तथा सी और ए का औसत धन 300 रुपया। तो बी का धन ज्ञात कर देना है। तो पहले लिखते हैं ए प्लस बी का धन कितना है ये बताइए। ए प्लस बी का औसत जो दिया है 320 है, और इसमें कितने लोग शामिल है 2 लोग शामिल है, तो 2 से गुना कर देंगे तो इनका कुल धन निकल जाएगा। ये 320 तो औसत धन है ना, अब इसमें 2 लोगों का औसत धन इतना है, तो 2 लोगों से गुना कर देंगे तो हमारा कुल दोनों का निकल जाएगा। कुल कितना होगा तो 32 दूना 64 640 रुपया हो जाएगा। ए प्लस बी दोनों को मिलाकर 640 रुपया कुल योग हो जाएगा धनों का। ठीक है, और कह रहा है कि हमारा बी और सी का धन, बी प्लस सी का धन दिया है आपका 280 रुपया, तो ये भी 2 हैं तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56 560 रुपया हो जाएगा इसका। और फिर कह रहा है कि सी और ए का धन, सी प्लस ए का धन कितना दिया गया है 300 रुपया, तो 300 में 2 से गुना कर देंगे तो टोटल 600 रुपया हो जाएगा आपका। इन तीनों का कुल धन अब हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए एक ए डबल ए हो गया, डबल सी डबल बी, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी सी का ए प्लस बी प्लस सी का डबल बराबर लिख सकते हैं क्या, सबको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 4 10 0 हो जाएगा, 6 6 12 5 17 1 18 1800 हो जाएगा। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 1800 बटा 2 इधर आ जाएगा, गुना कर जाएगा भाग कर जाएगा, तो 2 9 18 900, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया टोटल तीनों का योग 900 रुपया हो गया। तीनों का योग 900 रुपया है। तो हमें पूछ किसका रहा है, हमें पूछ रहा है आपका कि बी का धन बताइए। तो बी का धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस सी का धन घटा लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, तो हमें बी का निकालना है तो क्या करेंगे बी बराबर लिख सकते हैं 900 माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं ए, या सी प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 900 और माइनस ए प्लस सी का कुल जो कितना है, सी प्लस ए कहिए चाहे ए प्लस सी का कुल जो कितना है 600 रुपया है, तो 600 घटा देंगे तो कुल हमारा निकल का कितना आएगा 300 रुपया बी का होगा। कुल कितना 300 रुपया बी का भाग होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 32 नंबर देखते हैं, और यहीं से अगर बी प्लस सी का निकालना होता तो बी का निकालना है तो ए प्लस सी घटा लेंगे, और सी का निकालना होता है ए प्लस बी घटा लेंगे, ए का निकालना होता है बी प्लस सी घटा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर देखिए, बत्तीस नंबर दिया है आपका, यदि 14 दिया है, कोमा दिया है, हम प्लस कर देते हैं 14 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 29, इस सब का औसत जानते हैं कितना दिया है 25 दिया है, तो कुल कितना हो जाएगा सबको इसको जोड़कर इधर गुना कर देते हैं 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5 है, तो इधर 5 से गुना कर देंगे तो कुल इसका योग बराबर इसका योग हो गया, दोनों योग ही योग है। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे तो 14 5 19, ऐसे करते हैं 9 7 16 16 5 21 21 4 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 55 हो जाएगा। अब 55 अब प्लस x कर देते हैं, ये 55 प्लस x हो जाएगा, बराबर इधर गुना करेंगे तो 25 25 125, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 125 घटा 55, तो 5 5 0 12 में से 5 गया 70, तो x का मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। x का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा
तो 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर देखिए। तो दोस्तों वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ चाहे तो आप एक बार बताइएगा, ठीक है, अगर आप चाहें तो। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 नंबर आपका दिया हुआ है क्या? 33 नंबर दिया है 84 के सभी अपवर्तकों का औसत ज्ञात करें। 84 का सभी अपवर्तकों का संख्या, अपवर्तकों का औसत ज्ञात कर देना है। तो अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक को गुणनखंड भी कह सकते हैं, अपवर्तक को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड भी कह सकते हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 84 को विभक्त कर देती हैं? तो ऐसी संख्या तो 1 और 84, एक और स्वयं संख्या तो होती ही होती हैं। तो सबसे पहले अपवर्तक इसको लिखते हैं। 84 का अपवर्तक कौन कौन सा हो सकता है? 1 हो जाएगा। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि 84 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 12 7 84, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, आपका 12 7 84, 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, फिर 14 से भी कट जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 से भी नहीं, 21 से कट जाएगा, 21 से 84, 21 से कट जाएगा, 21 के बाद 28 से कट जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 से नहीं कटेगा, 42 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 4 2 से 42 दूनी 84, ठीक है। अब जब आधे पर हम पहुंच गए तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 84। आधे पर जब हमने फैक्टर इसका ढूंढ लिया तो एक के बाद अब 42 के बाद ये नहीं ढूंढेंगे कि 43 से कटेगा कि नहीं, 84 से कटेगा कि नहीं, ये देखना है कि 84 के आधा तक पहुंच गए तो उसके बाद डायरेक्ट हम उसी संख्या को लिख देते हैं। नहीं तो 43 से देखिएगा, 44 से देखिएगा, फिर में पड़ जाइएगा। अब हम क्या करेंगे, कितने अपवर्तक हुए इनके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपवर्तक हुए। तो 12 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले जोड़ तो लें, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 8 14 1 15 4 19 और 2 21 21 और 7 21 7 28 28 6 34 34 4 38 38 3 41 41 और 2 43 1 44 44 का 4 हासिल बच गया, 1 4 तो 4 8 12 और 12 4 16 16 2 18 18 2 20 1 21 1 22 22 का पूरा 22 लिख देते हैं, अब बटा 12 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका आ गया 224 बटा 12। इसको हम कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो 1 1 2 112 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6 2 5 10 2 6 12 56 बटा 3 आ रहा है। तो हम अब कटेगा नहीं तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 2 26 3 9 27 3 8 24 और 2 26 मतलब 18.2 बटा 3 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो आप अगर करना चाहते हैं तो 18.666 कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 34 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर दिया है 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 12 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, 12 के प्रथम 6 गुणज जब भी कहे या अपवर्तक कहे, अपवर्तक अब अभी हमने अपवर्तक देखा है, अब की बार ये अपवर्त भी कहीं कहीं कह सकता है। अपवर्त कहिए या गुणज कहिए या पहाड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है।
HCF और LCM चैप्टर में मैंने इसका बहुत ही क्लोज डिफरेंट आपको बताया। तो 12 का गुणज या अपवर्त या पहाड़ा कहे कितना तक, कह कितना तक रहा है, 6 तक कह रहा है। तो हम लिखेंगे 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72। 6 का कह रहा है अपवर्त, तो हम इसका औसत अब सिंपल निकाल देंगे। 6 का अपवर्त मतलब 6 तक पहाड़ा लिखिए और उन सबको जोड़कर आप क्या कर दीजिए कि उसका औसत निकाल दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 से भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन उस तरह नहीं करेंगे। ये हमें दिख रहा है कि क्रमागत संख्या है, इन सभी के बीच में 6 का अंतर है। तो हम क्रमागत संख्याओं का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फर्स्ट कर दीजिए अब प्लस लास्ट कर दीजिए अब बाई 2 कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। फर्स्ट कितना है 12, लास्ट कितना है 72, अब बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 7 1 8, बटा कर देंगे 2 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना का 4, यानी 42 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है कि प्रथम n, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं x संख्या का n गुणज का औसत क्या होता है, x के, इसका फार्मूला होता है x के n गुणज का औसत बराबर, गुणज का औसत जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं x गुना n प्लस 1 अब बाई कर देते हैं 2, आपका औसत निकल कर आ जाता है। तो x का मान हमारा कितना है 12 का गुणज कर रहा है, कितना गुणज कर रहा है 6 गुणज कर रहा है। तो 6 अब प्लस 1 कर देंगे n के जगह पर 6, अब प्लस 1 अब बाई 2 कर देंगे तो 2 से घटाएंगे तो 2 छके 12, ये 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो गया, 7 छक 42। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से भी, ठीक है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इन सबको जोड़कर जो योगफल आएगा उसमें 6 से भाग कर देंगे तो भी आपका औसत निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 35 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 35 नंबर देखिए, पैंतीस नंबर आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, 35 नंबर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 16.5 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 16.8 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 15.77 है। 7वीं संख्या अशुद्ध है, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तथा अशुद्ध संख्या भी ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले अशुद्ध संख्या जो है इसको निकाल देते हैं। पहले देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये देख लीजिए 16.5 दिया है। तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 12 25 60 हो जाएगा, और 12 छक 72, 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 छक 72 अच्छे 72 6 78 के 8 हासिल 7, और 12 कम 12 7 19, और 0.1 अंक के बाद मतलब 198 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम सात कह रहा है, प्रथम 7 का औसत कितना दिया गया है 16.8। तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा, गुना कर देते हैं, 8 7 56 हो जाएगा, और 16 7 112 और 5 117 हो जाएगा, मतलब और 0.1 अंक के बाद यानी 117.6 इसका कर सकते हैं। अच्छा, तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 15.77। अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 जो संख्या है इसका औसत दिया है कितना, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 15.77 दिया गया है। बराबर कुल संख्या का योग देखा जाए तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 6 से इसमें, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 7 42 4 46 का 6 हासिल 4 होगा, 15 6 का 90 4 94 हो जाएगा, 0.2 अंक के बाद इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब कह रहा है शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके इसमें से घटा लेंगे, इसको हमारा काम बन जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर जोड़ते हैं हम 117.6 और 94.62, ये 2 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, और 1 1 2 212.22 आ रहा है। इन सबका जो कितना आ रहा है 212
212.22 आ रहा है, जिसमें से हमें घटा देना है 198। तो ये 7वीं अशुद्ध संख्या निकल जाएगी, 7वीं अशुद्ध संख्या निकल जाएगी। अरे यार, 7वीं अशुद्ध संख्या निकल जाएगी। 7वीं संख्या का ये या अशुद्ध संख्या ये निकल कर आएगी यहाँ पे। तो घटा लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 9 गया 1, यानी 14.22 आपका अशुद्ध संख्या निकल कर आ गया। तो ये 7वीं अशुद्ध संख्या, एक ये आंसर हो जाएगा अशुद्ध संख्या। और रह गया कि शेष जो संख्या बचती है शुद्ध, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए तथा अशुद्ध संख्या भी। तो अशुद्ध संख्या ये हो जाएगा, शेष संख्या क्या हो जाएगा, तो जिसमें से अशुद्ध ये है तो अशुद्ध को हटाएंगे तब न शेष जो संख्या बचेगी। तो एक संख्या अशुद्ध है जिसको हम इसको घटा लेंगे, किसमें से 198 में से, चूँकि 12 टोटल संख्याओं का योग इतना है तो 198 में से हम क्या कर देंगे 14.22 घटा लेंगे। तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, और ये 9 में से 1 गया 8, 183 आपका बचा 7-8। और ये कितने का बचा हुआ है, ये बचा हुआ है आपका 11 का। एक चूँकि संख्या घटा लिए, 12 संख्याओं का औसत कुल योग इतना था जिसमें से एक अशुद्ध निकल गया, तो शेष 11 ही संख्या न बचे हैं। तो अब इनका औसत क्या हो जाएगा, औसत ही ज्ञात करना है, शेष संख्याओं का औसत। तो शेष संख्याओं का योग हमारा निकल गया 183.78, और शेष संख्या में एक संख्या अशुद्ध निकल चुका है तो एक ही न बचा, 11 ही बचेगा यहाँ से, चूँकि एक अशुद्ध निकला है तो 12 संख्या थी जिसमें से एक अशुद्ध संख्या निकल गया 14.22, तो बचा कितनी संख्या, 11 संख्या बच जाएगी। तो यहाँ से हम 11 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 183.78 पूरा लिख देते हैं, अब बटा 11 कर देते हैं, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, पहले इसको कटा लेते हैं, 11 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 3 73, 11 6 66, और 4 17, 3 73 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, और 11 7 77, 11 7 77 कट जाएगा। फिर आपका बचेगा 1, और नहीं होगा तो दशमलव उतार देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर दशमलव देंगे, और फिर आपका हो जाएगा कितना, 11 7 77, 11 7 77, और आपका हो जाएगा, बस इतना ही रहने देते हैं, हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1670.7 अब बटा हो जाएगा 100 बराबर लिख सकते हैं आपका, फिर 0.2 अंक इधर का सक जाएगा तो 16.707 लिख सकते हैं। इसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं 16.70 के बदले में यहाँ चूँकि 5 से अधिक अंक है तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं लगभग में। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना तो समझ ही जाएंगे। 36 नंबर देख लें कि रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 36 के एक और वीडियो बन जाएगा इसमें, 36 से लेकर 50 तक। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।